तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 1975 कहने का मतलब है जितना भी एनसीएफ अभी तक आया है उसका जो है मैं आपको कंटेंट प्लस पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में सीटेट ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे कराने वाला हूँ। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है? जो पेपर 1 और पेपर 2 की जो है तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है बिल्कुल। और ये हमारा चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और जितने भी हमने, जैसे कि पियाजे की वीडियो हमने बनाई है, वाइगोस्की की, कोलबर्ग की, मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर की, उसके बाद और भी कई सारी वीडियोस बनाई है। उन वीडियोस के जो लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो की दृष्टि से जो है एनसीएफ 2005 है, क्योंकि यही लेटेस्ट एनसीएफ है और यही अभी तक करिकुलम को हम जो है फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाकी के जो एनसीएफ है उनके भी 2-4 पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेन जो हमारा फोकस रहेगा ना वो एनसीएफ 2005 पे रहेगा, ठीक है भाई। तो एनसीएफ 2005 हम उल्टा चलेंगे, एनसीएफ 2005 फिर 2000 ऐसे करके हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो देख लो भाई, एनसीएफ 2005 क्या होता है? यह एक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट है। यह बताता है कि हमें बच्चे को कैसे, क्या और कब पढ़ाना है। यानी कि एनसीएफ बोले तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है, ये जो हमें बताता है कि जो है हमें बच्चे को कब, कैसे और क्या पढ़ाना है। यह जो है किसके द्वारा बनाया गया? एमएचआरडी के कहने पर, यानी कि मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट के कहने पर एनसीईआरटी के द्वारा जो है ये जो एनसीएफ है ये एक प्रकार का दस्तावेज होता है। इसमें बेसिकली लिखा रहता है कि भाई जो है मतलब इस क्लास के बच्चों को ये पढ़ाना है, इस टाइम पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीजें लिखी रहती है इसमें, ठीक है। तो एनसीईआरटी के द्वारा जो है ये निर्मित यानी बनाया गया है। उसके बाद यह दस्तावेज बच्चों के वास्तविक जीवन को जोड़कर पढ़ाने पर जोर देता है और परीक्षा को लचीली बनाने पर भी जोर देता है। यानी कि जो एनसीएफ है ये कहता है कि भाई अगर कोई भी टीचर अगर क्लासरूम में पढ़ा रहा है ना, तो क्या करे, वो बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाए। मतलब ऐसा ना लगे कि उसको की पढ़ाई कुछ और ये वास्तविक जीवन में और कुछ देख रहा है। अगर कोई भी टॉपिक वो करा रहे हैं ना, तो बच्चे के वास्तविक जीवन से यानी कि रियल लाइफ से उसको जो है रिलेट कर दे, ताकि जो बच्चे को जो है अच्छे से समझ में आए और परीक्षा को जो है लचीली बनाया जाए। यानी कि मतलब जो परीक्षा जो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है ना, बच्चे पे प्रेशर नहीं होना चाहिए इस परीक्षा को ना एंजॉय करके बच्चे जो है दे, तो मतलब इतनी लचीली बनाया जाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 कहाँ से लिया गया है। तो ये आर.एन. टैगोर का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति, इंग्लिश में सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, से जो है ये जो एनसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है। यह निबंध हमें बताता है कि हमें जो है बच्चे का जो है बचपन नहीं छीनना चाहिए, यानी कि जो बच्चे का जो जेनरस जॉय है वो हमें नहीं छीनना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ईसीसीई स्तर पे एनसीएफ 2005 ने बच्चों के समग्र विकास पर बल दिया गया है। ईसीसीई क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन बच्चों पे जो है मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है एनसीएफ 2005 ने जो है उन बच्चों के समग्र विकास पे जो है बल दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, वही ईसीसी इसको बोलेंगे, जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम ईसीसी कैटेगरी में रखते हैं। तो 6 वर्ष तक के बच्चों की जो देखभाल है तथा शिक्षा का जो जिम्मा है राज्य सरकार सुनिश्चित करेगा। यानी कि अनुच्छेद 45 में ये प्रावधान किया गया है, जो उसमें जो है जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, जो ईसीसीई कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और इसको हिंदी में बोलेंगे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा, इसकी जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करेगा? जो जैसे कि राज्य सरकार है वो सुनिश्चित करेंगे भाई इनका जो पालन पोषण है, खान पान है, इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इनका समग्र विकास हो। तो वो जो है अनुच्छेद 45 में इस चीज का वर्णन है और राज्य सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। और अगर हम बात करें कुल कितने एनसीएफ बनाए जा चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, कुल अभी तक में जो हमारे 4 एनसीएफ बने हुए। एनसीएफ 1975 में बना था, 88 में, 2000 में और जो 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा जो है ये सारे एनसीएफ बनाए जा चुके हैं। और अभी अगर हम बात करें फॉलो कौन सा हो रहा है, तो 2005 यानी कि लेटेस्ट 2005 वाला जो है अभी स्कूलों में फॉलो हो रहा है। 1975 और 1988 वाला जो एनसीएफ था वो व्यवहारवाद के ऊपर आधारित था। व्यवहारवाद क्या होता है आगे बताऊंगा, डोंट वरी, यानी कि इसको हम बिहेवियरिस्टिक बोलेंगे, इस पर आधारित था। और 2000 और 2005 जो है रचनावाद पे। रचनावाद आपको जो है, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते तो रचनावाद का मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, लेकिन डोंट वरी मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या क्वेश्चन है। सीटेट के द्वारा जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। क्या अपनी समझ से प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया, तो इसका करेक्ट आंसर 2005 में क्या है? तो 2005 में जो है 2000 और 2005 में रचनावाद। ठीक है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर रचनावाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के द्वारा 2005 में प्रकाशित डैश भारत में विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण गतिविधियों के निर्माण की रूपरेखा प्रदान करता है। कौन निर्माण प्रदान करता है? एनसीईआरटी के द्वारा 2005 में क्या बनाया गया था, आप मुझे बताओ। आईएसएल, ये तो इंडियन साइन लैंग्वेज हो गया। ईसीसी, जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनका जो जिम्मा होता है वो राज्य सरकार उठाती है। एनपीई, आई डोंट नो क्या होता है। एनसीएफ, आई नो क्या होता है एनसीएफ, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो एनसीएफ है। यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा 2005 में एनसीएफ बनाया गया था। स्कूल कार्यक्रम शिक्षा, मतलब कि स्कूलों को कैसे रन करना है, विद्यार्थी को कैसे क्या कब पढ़ाना है, ये सारी चीजें एनसीएफ में एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया था। एक टाइप का डॉक्यूमेंट टाइप है। ठीक है भाई, चलो अब ये बंदा बड़ा टेंशन में क्या हो रहा है, इसका टेस्ट हो रहा है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम के विकास के लिए राष्ट्रीय यानी कि एनसीएफ 2005 द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों में से एक है? यानी कि एनसीएफ में इनमें से कुछ एक चीज प्रस्तावित किया गया है, तो क्या चीज है वो आप मुझे बताओगे। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट करोगे। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए अधिगम में जल्दबाजी ना हो। ओके। विषय वस्तु में विवादास्पद संदर्भ का निवारण सुनिश्चित करना, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अभी मैंने आपको जो पीछे थ्योरी पढ़ाई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनसीएफ 2005 द्वारा जो प्रस्तावित सिद्धांत इनमें से जो है ये वाला है, यानी कि परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना है और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ बच्चों के एकीकृत करना है। यानी कि जो बच्चे का जो क्लासरूम है ना, उसके बाहरी जीवन से जोड़ना है। यानी कि उनकी पढ़ाई को ना उनके हम रियल लाइफ से हम जोड़ के पढ़ाएंगे, तो जो है क्या है, बच्चे को जो है इतनी ज़्यादा परेशानी होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि आप जो भी कक्षा में पढ़ा रहे हो वो बच्चों के रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाओ। जो बच्चा अपनी रियल लाइफ में करता है वो सारी चीज़ें उसको कराओ, तो बच्चा जो है अच्छे से लर्निंग कर पाएगा और उसको टेस्ट वेस्ट एग्जाम से डर कभी नहीं लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। अभी मैंने आपको पीछे दो वर्ड बताए थे, एक व्यवहारवाद बताया था और एक रचनावाद बताया था। दोनों क्या होते हैं वो देख लेते हैं। वैसे रचनावाद तो मैंने काफ़ी आपको बता रखे हैं, लेकिन हर एक वीडियो में बताना जरूरी है, क्योंकि आप पता नहीं उस वीडियो में जाके देखोगे नहीं देखोगे तो आपके जो है वो फिर क्या रहता है, फिर वो अधूरा ज्ञान ही रह जाता है। तो मैंने क्या स्टार्ट किया है कि जो है कोई भी कॉन्सेप्ट में दूसरे वीडियो पर नहीं डालूंगा कि आप वो वीडियो जाके देख लो, वो वीडियो जाके देख लो, ऐसा नहीं करूंगा। मैं जो कॉन्सेप्ट होगा उसी वीडियो में समझाऊंगा। तो व्यवहारवाद क्या होता है कि जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको बताया कि एनसीएफ 1975 और 88 वाला जो था वो व्यवहारवाद का मतलब होता है इसमें जो ये शिक्षक केंद्रित होता है और रटने पर जोर दिया जाता है। यानी कि जो ये जो एनसीएफ बनाया गया था इसमें जो है शिक्षकों को जो है मतलब ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई थी। आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा के मुंह से कि भाई तुम्हारे टाइम में तो टीचर कुछ नहीं करते, हमारे टाइम में तो हमारा सर लेते थे ऐसे ऐसे हमारा खोपा पकड़ते थे, सिर के बाल को पकड़ते थे, ले ब्लैक बोर्ड में ले तेरी ऐसी की था, डंडा ही डंडा, और दो उंगलियों के बीच में पेंसिल घुसा घुसा के हमको जो है टॉर्चर करते थे। तो ऐसा क्यों पॉसिबल होता था? क्योंकि वो जो एनसीएफ था वो शिक्षक केंद्रित था, यानी कि शिक्षकों को ज्यादा पावर दी हुई थी और उस टाइम में जो बच्चे जो है रटने पे ज्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद जो है रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, यह बाल केंद्रित होता है। यानी कि जो एनसीएफ 2000 और 2005 में बनाया गया ना, ये बाल केंद्रित। आपने देखा होगा कि इतना ज्यादा मतलब मारते पीटते नहीं है, लेकिन यार हमारे में तो देखो, मैं तो सीरियसली मैं बताऊं, मैं तो अपने प्रिंसिपल से नहीं मार खाया हूं, लेकिन हमारा प्रिंसिपल था धर्म सिंह भाई साहब। वो रिसर्च होने के बाद अगर कोई भी ग्राउंड में दिख गया ना, उसको वहीं पे सूद देता था अच्छे से, इतना मतलब मारता था ना बच्चों को, मैं क्या बताऊं। आई डोंट नो, वो पता नहीं एनसीएफ फॉलो करते भी नहीं थे या नहीं। उस टाइम में पता होता तो हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 17 के तहत तो हम उन पे धाराएं भी लगा देते, उस टाइम हमें मालूम ही नहीं था। तो यह जो एनसीएफ यानी कि 2000 और एनसीएफ 2005 वाला जो है, यह किस पर आधारित है? बाल केंद्रित पे आधारित है। यहाँ पे जो है बच्चों को केंद्रित में रखा गया और इसमें बच्चों के रचनाओं को महत्व दिया गया। इसमें मतलब साफ तौर पे बताया गया कि हमें बच्चे को जो है रटवाना नहीं है, कोई चीजें उसको समझाओ, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के उनको पढ़ाओ, ताकि उनको जो है अच्छे से समझ में आए। तो इसे हम रचनावाद बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष और निर्देशक यानी कि चेयरपर्सन और डायरेक्टर के बारे में देख लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। ध्यान रखना भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आगे क्वेश्चन आएगा। प्रोफेसर यशपाल का जो है 35 लोगों का एक ग्रुप था और इन्होंने जो है बिना बोझ के सीखना यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन
को जो है पारित किया था, लर्निंग विदाउट बर्डन की, यानी कि बच्चा स्कूल आ रहा है ना तो उसके कंधे पे इतना बोझ मत दे दो कि वो बंदा सीखेगा क्या, उसको बोझ ही रहेगा वो। मतलब जब भी तो ये टाइम टेबल का सिस्टम आए कि भाई इस दिन सिर्फ ये पढ़ाएंगे, इस दिन आपको ये कॉपी किताब लानी है, ये कॉपी किताब लानी है, तो बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर ना हो और वो अच्छे से सीख जाए, वो भी जो है प्रोफेसर यशपाल ने ही पारित किया था। ठीक है भाई। इन्होंने राष्ट्रीय संचालन समिति यानी कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का भी गठन किया था। ये कमेटी क्या थी बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कृष्ण कुमार एनसीएफ 2005 के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर थे। कृष्ण कुमार के नेतृत्व में 21 फोकस ग्रुप बने थे। अब ये 21 फोकस ग्रुप कौन से थे सीटेट नहीं पूछेगा और आपको जानने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता है तो आप क्या करो, एनसीएफ 2005 डालो और उसमें कम से कम 200 करीब के पेज आएंगे, उसको आराम से बेफिक्र होकर पढ़ो। लेकिन ये पढ़ना तब जब सीटेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि पता होना चाहिए किस फोकस ग्रुप कौन से होते हैं, उसके बाद 35 लोगों का ग्रुप क्या था, इनका काम क्या था, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन अभी तो हमारा मेन टारगेट क्या है, सीटेट पास करना है ना। सीटेट पास करने के बाद पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। मेरे को पढ़ाने में दिक्कत थोड़ी, अगर सीटेट पूछता तो मैं बताता, एक एक फोकस ग्रुप को मैं खोल खोल के बताता आपको, लेकिन नहीं पूछता तो मैं क्यों बताऊं। पढ़ना उतना जितना काम हो जाए। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने ही बनाया है, ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है। तो एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे पीछे बताए, इसका जो है आप मुझे कमेंट करोगे, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। उसके बाद है अभी पीछे आया था नेशनल स्टीयरिंग कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संचालन समिति। जैसा कि नाम में ही दे रखा है संचालन समिति, यानी कि किसी चीज को संचालन से संबंधित इसमें जो है कार्य हो रहा है। फिर भी देख लेते क्या है। यह समिति एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। इसका मुख्य कार्य किसी भी परियोजना को कैसे चलाना है, क्या करना है, उसको दिशा निर्देशित कैसे करना है, वो सारी कार्य जो है इस कमेटी के द्वारा जो है संचालन होता था। चलो भाई, एनसीएफ 2005 के जो है मार्गदर्शी सिद्धांत यानी गाइडिंग प्रिंसिपल देख लेते। 5 मार्गदर्शी यानी गाइडिंग प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे एनसीएफ 2005 में। तो वो कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से बच्चों को जो है जोड़ के पढ़ाना है, यानी कि जो बच्चों को जो भी ज्ञान दे रहे हो ना, उसको क्या करो, उसके रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाओ। पहला, अधिगम को रटन मुक्त बनाना है। रटन मुक्त का मतलब होता है कि वही रटवाना नहीं है। जैसे हमें 2 1 जा 2 2 2 जा 4, देखो कुछ चीजें रटने वाली ही होती है, कुछ चीजें समझने वाली। लेकिन जो चीजें रटने वाली है उसको तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो चीजें समझा सकते हो आप, तो वो तो एटलीस्ट समझाओ ना। उसके बाद और बच्चे में एक पहचान विकसित करना है ताकि वह देश में अपना योगदान दे सके। यानी कि बच्चे को ना बिल्कुल रट्टू तोता मत बना दो। बच्चे में जो उसकी खुद की पहचान विकसित करो, उसमें कोई भी कौशल उसको बाहर लाओ ताकि वो जो है मतलब फ्यूचर में जाके जो है देश में जो है अपना योगदान दे सके। अगर उसमें कोई कला है, सोचो अगर आप उसको रट्टू तोता बना देते हो तो वो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 पे ही अटक जाएगा। उसका जो कौशल है वो कभी बाहर नहीं आएगा और वो जो अपना देश में योगदान भी नहीं दे पाएगा। पाठ्य पुस्तक से पढ़े, पाठ्य पुस्तक को समृद्ध कर पाठ्य पुस्तक से पढ़े, पाठ्य पुस्तक को समृद्ध करना ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। यानी कि हमें जरूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक मिला है, जो सिलेबस है, उसी को करवाना है। उससे पढ़े जाके भी, उससे जो है मतलब बाहर जाके भी कुछ ऐसा चीज आपको लगता है कि नहीं भाई ये बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे जो है बच्चे का जो सर्वांगीण विकास हो सकता है, तो क्या करना है, वो भी चीजें आपको करवानी है बच्चों को। सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे जो है सेंटर नहीं रहना, आपको परीक्षा को अधिक लचीला बनाया जाए। यानी कि परीक्षा से जो है बच्चों को डर ना लगे। ऐसा ना हो कि पूरे साल वो टेंशन में कि यार फर्स्ट टर्म के पेपर आ रहे, फर्स्ट टर्म के पेपर आ रहे, बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो, उसके मन में ऐसा डर ना हो। और उसको जो है एक क्वालिटी एजुकेशन देनी है, क्वांटिटी एजुकेशन नहीं देनी है। ठीक है भाई। चलो भाई, इस वाली स्लाइड को बड़ी जल्दी थी आने की है भाई, तेरे को बहुत जल्दी थी है। बच्चों के लिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है वो देख लेते हैं। विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बिना बोझ के सीखना यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है भाई। बाल केंद्रित, अच्छा एक शब्द है बाल केंद्रित शिक्षा, इसका मतलब आप क्या समझते हो, जो बच्चों को सेंटर में रखकर करवाई जाए। इसमें बेसिकली बच्चे को रटवाना नहीं है। बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है उस चीज को सॉल्व करो, बच्चे को एक बार समझ नहीं आ रहा उसको 10 बार बताओ, तो ये होती है बाल केंद्रित। ऐसा नहीं है कि उसको रे धल्ले से उसको ढोल बजा रहे हो तुम बच्चे का, तो बच्चे को मारपीट नहीं करनी है। अगर मारपीट करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो फिर बिहेवियरिस्टिक बिहेवियर हो जाएगा, व्यवहारवाद की ओर चला जाएगा, जो 1975 और 88 में हुआ करता था आपके माता पिता के टाइम में। वैसे यार ऐसी बात नहीं है, हमारे टाइम हम भी तो 2000 जो है 1 के बाद के ही हम भी तो पैदा हुए हैं। पता नहीं हमारे में क्यों इतना मारते थे स्कूल में। उसके बाद है सभी को समावेशी शिक्षा यानी कि एक समान शिक्षा देना है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली एक टॉपिक भी है, मैंने कराया है। तो देखो भाई, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई विकलांग बच्चा है, तो वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ आके पढ़ सके। ऐसी शिक्षा हमें बच्चों को देनी है ताकि बेसिकली हमें भेदभाव नहीं करना है बच्चों में। ठीक है भाई।
मोटे मोटे तौर पे 14 साल तक के बच्चों का स्कूल में 100% नामांकन, और ये माता पिता की जिम्मेदारी है। उसके बाद है शिक्षकों के लिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है, तो बच्चों के लिए अध्यापक एक सुसाध्यकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर है, अकॉर्डिंग टू पियाजे भी कहते हैं कि हमें जो है शिक्षक को जो है एक सुसाध्यकर्ता फैसिलिटेटर के रूप में जो हमें जो है देखना चाहिए, और एक शिक्षक को होना चाहिए। फैसिलिटेटर का मतलब होता है कि फैसिलिटी देना बच्चों को, अगर कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि जो टीचर की जो नियुक्ति हुई है विद्यालय में, किसके लिए नियुक्ति हुई है, बच्चों के लिए। बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है तो एज ए फैसिलिटेटर जो है टीचर उसको जो है मदद करे। शिक्षक को एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, एक्टिवली नॉलेज का ज्ञान का निर्माण कर सके। ऐसा नहीं है कि भाई तुम जो है बिल्कुल तानाशाही क्लासरूम बना दो और बच्चे के जो मन में भी आ रहा है वो भी ना पूछ पाए। ऐसा हमारे टाइम में बहुत होता था। अगर एक दो बच्चे ने भी 1 से 2 बार पूछ लिया उसको मतलब सामने ले जाके इसको मतलब ब्लैक बोर्ड के पास ले तेरी ऐसी की तैसी ले रैपट ले झापड़ ऐसे ऐसे पढ़ते थे। उसके बाद है समय समय पर अध्यापक को प्रशिक्षण देना यानी कि ट्रेनिंग देना कि बच्चे को कैसे क्या कब कहाँ कैसे पढ़ाना, ये सारी चीजें शिक्षकों को बताना। उसके बाद है अब देख लेते हैं एनसीएफ 2000। एनसीएफ 2005 से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब एनसीएफ 2000 की ओर चलते हैं। इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की थी कि कक्षा 2 से 5वीं तक जो है पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान को जो 2 अलग अलग विषय के रूप में विषय को पढ़ाने के बजाय एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। कहने का मतलब है एनसीएफ 2000 ने क्या सिफारिश की थी, जो भाई 2 से 5वीं तक में जो हम ईवीएस और विज्ञान को जो अलग अलग पढ़ा रहे हैं ना, क्यों ना इसको हम एक कर दे, इंटीग्रेट कर दे, एक ही विषय के रूप में पढ़ाएं। तो ये जो है एनसीएफ 2000 ने बताया है। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राष्ट्रीय फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश, इंटीग्रेटेड जो साइंस और ईवीएस को इंटीग्रेट करने की सिफारिश कौन से एनसीएफ ने की थी, कमेंट करोगे। अभी तो बताया भाई एनसीएफ 2000 ने। उसके बाद है अब हम चलते हैं 1988 वाले पे। 1988 क्या कहता है कि शिक्षा में बच्चों की भागीदारी हो, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और बच्चे का समग्र विकास, बोले तो सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास करना। ये एनसीएफ 1988 बोलता है। और 1975 क्या बोलता है कि हमें थ्योरी ज्ञान के बजाय प्रैक्टिकल ज्ञान पर अधिक जोर देना चाहिए। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, कक्षा 3 तक बच्चों को पढ़ना लिखना और अंकगणित आ जाए। आपने देखा होगा कि बच्चे 10वीं में चले जाते हैं, उनको हिंदी तक सही से पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश तो दूर की बात है। तो एनसीएफ 1975 यही कहता है कि भाई मूलभूत साक्षरता बच्चे में आ जाए कक्षा 3री तक। उसके बाद बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य प्रदान करना चाहिए। इससे जो बच्चों में जो है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर हम बच्चों की रुचि के अनुसार कार्य देंगे तो उसमें क्रिएटिविटी, रचनात्मकता बढ़ेगी और वो कई सारी चीजें क्या करेगा, अपने तरफ से जो है खोजबीन करेगा। हमें शिक्षा को समाज से जोड़कर देना चाहिए ताकि बच्चे आने वाले समय में अपना योगदान दे सके अपने समाज में। उसको भाई समाज के बारे में पता होगा तभी तो वो आगे उसको कमियों के बारे में पता रहेगा, तभी तो वो सारी चीज़ों को जो है क्या करेगा, खोजबीन करेगा। उसे क्या सॉल्यूशन है, समाज में कोई भी प्रॉब्लम है, तभी तो आगे आने वाले टाइम में योगदान दे सकेगा। उसके बाद इसी में जो है लास्ट पॉइंट है, शिक्षकों को केवल बच्चों को ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शन वाला हमें जो है बनाना चाहिए। सही बात है भाई, शिक्षकों के पास ज्ञान है तो सिर्फ उसमें जो है स्कूल में जाके सिर्फ बच्चों को ज्ञान दे दो, ऐसा तो मतलब नहीं करना चाहिए हमें। क्योंकि क्या पता कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थोड़े से मंदबुद्धि टाइप के, वो नहीं समझ पाते हैं। तो हमें भाई उनका जो है क्या करना है, मार्गदर्शन भी करना है। अगर बच्चे को एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो हमें दूसरे तरीके से समझाना है, तीसरे तरीके से समझाना है। जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर भी कहते हैं बच्चे में जो है कई प्रकार की बुद्धि होती है, तो हमारे समझाने का तरीका भी कई प्रकार का होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक बुद्धि वाले बच्चे को अगर आपका समझाया हुआ समझ आ जाए तो बाकी दूसरे बुद्धि वाले को समझ में क्या पता ना आए। तो हमारे तरीके भी मतलब होने चाहिए अलग अलग। तो एक ऐसा हमें जो है शिक्षक बनना है। पहली बात तो खुद को पहले नॉलेज होनी चाहिए, तभी ना हम दूसरों को दे पाएंगे। अभी मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको एक पॉइंट के 2 मिनट तक उसको मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ। कई बच्चे इस चक्कर में बोलते भी है कि आप जो है मतलब इतना बेसिक को इतना मतलब डीपली कर रहे हो। भाई आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा आप पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो। लेकिन कई बच्चे ऐसे हो सिर्फ हमारी वीडियोस पे डिपेंड है, तो मुझे सबको लिख के देख के चलना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कुछ मैं गलत बता रहा हूँ। चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसीसी, अभी मैं ईसीसी के बारे में भी थोड़ा सा बताऊं क्योंकि मैंने पीछे तो ऑलरेडी बता ही दिया है, लेकिन जितनी बार वो पॉइंट आता है उतनी बार मैं उसको बताता हूं। जैसे कि जो ईसीसी है वो 6 साल तक के बच्चों का जो है समग्र विकास का जिम्मा किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। तो ईसीसी स्तर पे
एनसीएफ 2005 ने किस पर बल दिया है? अब ये पॉइंट मैंने आपको पीछे बता रखा है। ये पॉइंट अभी आप अगर ध्यान से वीडियो को देख रहे हो बिना स्किप किए, तो अभी आपको मैंने इस क्वेश्चन का जो है आंसर मैंने पीछे बता रखा है थ्योरी में। समग्र विकास पे, स्वास्थ्य और स्वच्छता पे, सार्वभौमिक पे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसी स्तर पे एनसीएफ 2005 ने जो है बच्चे के समग्र विकास पे जो है क्या किया है, बल दिया है। जैसे कि ये बच्चा, ये हमारे समग्र विकास हो रहा है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, बाकी वीडियोस भी है, उन वीडियोस की जो है मैं प्लेलिस्ट डाल देता हूँ, तो उनको भी जाके आप देख लेना। जय हिंद, जय भारत।